स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई एक्ट 1948 के ऊपर ही सेशन बेस्ड रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से कि इस सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन को लाने की जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को। सो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ एम्प्लॉयर्स होते हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं उस एम्प्लॉयर के लिए। अब ये जो एम्प्लॉय है काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है, बीमार भी पड़ सकता है, कभी सिकनेस की शिकायत हो सकती है, इसको बीमारी होगी तो ऑब्वियसली मेडिकल एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे इसे। फिर अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी की सिचुएशन से भी गुजर सकते हैं वो। उसके बाद हो सकता है कि काम को करते वक्त या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हुए कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से इनको डिसेबलमेंट हो जाए, और अगर डिसेबलमेंट ज्यादा दिक्कत हो जाती है और अगर डेथ हो गई तो ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स का क्या होगा। उसके अलावा फ्यूनरल के एक्सपेंसेस भी कई बार देखा गया कि इतना गरीब था उसका परिवार एम्प्लॉय का कि ये पैसे भी नहीं थे बियर करने के लिए। तो इन सब सिचुएशंस में एम्प्लॉय को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जिसे हम ईएसआई एक्ट बोलते हैं वो इंप्लीमेंट करा गया। अब इन 6 सिचुएशंस में से जो 2 कंडीशंस हैं जो कि डिसेबलमेंट और डिपेंडेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, ये तो ऑलरेडी हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं एक और एक्ट के अंदर जिसका नाम था एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इसे पहले बोलते थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, नाम इसका चेंज करा गया था बाद में। मैं उस वीडियो का भी लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो एम्प्लॉइज की डिसेबलमेंट के केस में और उन एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उनके डिपेंडेंट्स को कैसे बेनिफिट दिया जाए, ये सारी चीजें इस एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में ऑलरेडी पहले कवर की जा चुकी है। तो फिर अब इस ईएसआई एक्ट में इन कंडीशंस को दोबारा से क्यों इंक्लूड करा गया, उसका सिंपल रीजन ये है कि जो पहले एक्ट था एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 वो सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था, जबकि ये जो एक्ट हम अभी स्टडी कर रहे हैं ईएसआई एक्ट, इसका पर्पस है सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस समझिए। सोशल असिस्टेंस मतलब कि कोई इंजरी हो गई, डिसेबलमेंट हो गया या वर्कर की डेथ हो गई तो अब उसके फैमिली को असिस्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर देनी, ये होता है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन। जबकि यहां पर ईएसआई एक्ट में ये कोई डिसेबलमेंट या डेथ होने से पहले एक फंड क्रिएट कर लिया जाता है जो कि वैसी सिचुएशन के आने पर यूज किया जाएगा। किस लिए? उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उस वर्कर के बेनिफिट के लिए भी। तो बेसिकली यहां पर जो पर्पस है वो क्या है, एम्प्लॉय को इंश्योर करके रखना किन कंडीशंस में, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी थी, चाहे वो सिकनेस हो, चाहे मेडिकल कंडीशन, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंस या फ्यूनरल। तो ये एक्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस के फॉर्म में, इसीलिए ये कहा गया था कि ये एक्ट सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, ना कि सोशल असिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा क्या, एक फंड बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ईएसआई फंड। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ये डायरेक्शंस दिए कि वो पर मंथ इस ईएसआई फंड के अंदर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे अगर उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्री या उनका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस एक्ट के अंडर में कवर होता है। तो जो मनी इस फंड के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसे बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और जो पैसे इस फंड के अंदर एम्प्लॉय हर मंथ डिपॉजिट करेगा उसे बोलेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, मगर कितना पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और कितना पैसा इस फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर बहुत सिंपल है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा उसके वेजेस का, उसके मंथली वेजेस का 1.75%, जो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी, उसके वेजेस में से काटकर इस ईएसआई फंड के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा उसी एम्प्लॉय के वेजेस का 4.75%, और ये वेरिएबल भी रहता है। और बेसिकली होगा क्या, एम्प्लॉय के वेजेस का 4.75% जो भी अमाउंट आएगा वो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से
ईएसआई फंड में डिपॉजिट करेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर रफली बात करें तो आता है पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयर 6.5% ऑफ द वेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ये जो ईएसआई फंड का पैसा है ये रखा जाएगा कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अब ये किस काम आएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उन सारे एम्प्लॉयज का जो कवर्ड है इस एक्ट के अंदर। और कहां पर उसे ये मेडिकल फैसिलिटीज या ट्रीटमेंट मिल पाएंगे? ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर और इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास भी, जो कि अप्रूव्ड हैं इस एक्ट के थ्रू। और दिखाना क्या है वहां पर जाकर? एम्प्लॉय को अपना ये ईएसआई कार्ड, जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं, ये ईएसआई कार्ड होगा जिसमें एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट सबकी फोटो होती है। ये जाकर उसको वहां पर शो करना होगा और सारे बेनिफिट, चाहे वो सिकनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, मैटरनिटी या डिसेबलमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड बेनिफिट्स एम्प्लॉय को इन जगहों पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सारे एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं इस एक्ट के अंदर? अगर कोई कंपनी, इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री है जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो क्या उस कंपनी, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के सारे एम्प्लॉयज इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये एक्ट उन एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होगा, वो एम्प्लॉयज इस एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे जिनकी मंथली सैलरी ओवर टाइम वर्क के पैसे को हटाकर 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कब ये फोर्स में आया? तो पहला पॉइंट तो यही है कि दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 19th of April 1948। वो सबसे पहले इफेक्ट में आया। अच्छा, कहां पर एप्लीकेबल है? पूरे कंट्री पर। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो ओरिजिनल एक्ट 1948 का था, इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं by the medium of amendment acts of 1966, 1975, 1984, 1989 and 1997। ये एक्ट एप्लीकेबल है हर उस एस्टेब्लिशमेंट पर, हर उस कंपनी पर जहां पर 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ फैक्ट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड करा गया था, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हो, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड थी। हाँ, सीजनल फैक्ट्रीज, जैसे कि मान लीजिए फायर क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्री हो गई या और कोई सीजनल रिलेटेड काम से कोई फैक्ट्रीज हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी गई थी। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या उसके पास पावर है कि वो फैक्ट्रीज के अलावा इंडस्ट्रीज को भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकती है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस को भी, एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस को भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, शॉप्स को, इवन सिनेमा हॉल्स को, होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को भी वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकती है। मतलब ये एक्ट इन जगहों पर भी अप्लाई करने की पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी किस पर्टिकुलर केस में, आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज यहां पर देखनी है, इस एक्ट की एक और इसके अंदर प्रोविजन है, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। सपोज करिए कोई एक फर्म है जहां पर पहले 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे और ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, अब बाद में उन एम्प्लॉइज का नंबर 20 से कम हो गया, मान लीजिए 19, 18 या 17 रह गया, तो क्या ये एक्ट वहां से हट जाएगा? नहीं, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ये याद रखने वाली बात है। और जो दूसरा प्रोविजन है वो है सेविंग प्रोविजन। अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं जिनको इस एक्ट के जैसे, यानी कि सिमिलर या इस एक्ट से बेहतर, मतलब कि बेटर बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं किसी और एक्ट के अंडर, तो ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। और नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब ऑलरेडी उनको सिमिलर बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी और एक्ट के थ्रू, तो फिर ये चेंज क्यों करना है एक्ट? प्लस अगर उनको बेटर बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस एक्ट से ऑलरेडी, तो फिर दोबारा से क्यों चेंज करें, राइट? तो ये एक यहां पर सेविंग प्रोविजन है, ये अच्छी चीज इस एक्ट के अंदर है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करते हैं कि एम्प्लॉइज कौन कौन माने गए इस एक्ट के अंदर। तो बिफोर वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द एम्प्लॉइज, we'll first let's try to understand who is an employer under this act। एम्प्लॉयर इसको बोलेंगे। देखिए, एम्प्लॉयर की दो कैटेगरी बताई गई इस एक्ट के अंदर, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक इमीडिएट एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ओनर हो सकता है, ऑक्यूपायर हो सकता है, मैनेजिंग एजेंट ऑफ ऑक्यूपायर ये भी हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर, कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी या कोई एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माने गए यहां पर। इमीडिएट एम्प्लॉयर वो कोई ऐसा इंसान जो एग्जीक्यूट करता है किसी काम को प्रीमाइसिस के अंदर, और वो काम है किसका, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किस चीज का, फैक्ट्री का या एंटरप्राइज का। एक कंडीशन ये। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है उस काम को फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, प्रीमाइसिस के अंदर नहीं, प्रीमाइसिस के बाहर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सुपरविजन में, उसको भी इमीडिएट एम्प्लॉयर बोला जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी सर्विसेज अपने बंदों को हायर पर दे रहा है, लेट्स ऑन हायर द सर्विस ऑफ हिज एम्प्लॉय, और किसको दे रहा है, टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो उसको भी इमीडिएट एम्प्लॉयर की कैटेगरी में रखा गया है। कॉन्ट्रैक्टर भी यही काम करते हैं तो उनको भी इमीडिएट एम्प्लॉयर माना जाएगा। एम्प्लॉयर क्लियर हो गया, तो अब देख लेते हैं कि एम्प्लॉइज कौन कौन माने गए इस एक्ट के को लेकर। हर वो पर्सन जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया गया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू, वो एम्प्लॉय माना जाएगा। प्लस इमीडिएट एम्प्लॉयर ने जिसको हायर करा उसको भी एम्प्लॉय मानेंगे। कोई ऐसा इंसान जो एम्प्लॉयड किया गया है प्रीमाइसिस के अंदर काम करने के लिए, और कौन सा काम, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या एजेंट हो, तो वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा। कंपनी का पार्ट डायरेक्टर वो भी एम्प्लॉय है। और वो एम्प्लॉइज जो लैंड आउट करे गए या लेट ऑन हायर करे गए किसको, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, क्या काम करने के लिए, फैक्ट्री के किसी काम को करने के लिए, वो सारे भी एम्प्लॉइज यहां पर माने जाएंगे। इस डेफिनेशन के अंदर, एम्प्लॉइज की डेफिनेशन के अंदर अप्रेंटिस भी इंक्लूडेड है। अप्रेंटिस मतलब कोई इंटर्न, कोई ट्रेनी, तो ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। मगर वो सारे अप्रेंटिस जिनको की इंक्लूड करा गया है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर, ये एक और एक्ट है, वहां पर जो अप्रेंटिस इंक्लूड करे गए हैं उनको इस एक्ट के अंदर अप्रेंटिस नहीं माना जाएगा, उनको उस एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। हाँ, अगर किसी अप्रेंटिस की अप्रेंटिसशिप एक्सटेंड कर दी जाती है, उसकी ड्यूरेशन, मान लीजिए 1 साल की इंटर्नशिप के लिए आया था और वो 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई, तो वैसे अप्रेंटिस को इस ईएसआई एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस एक्ट। तो पहले तो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि किसी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर उसके कंट्रोल के बारे में बात करी जा रही है। अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो डायरेक्टली बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मेजर पोर्ट है, कोई माइन है, कोई ऑयल फील्ड है, ये सारी की सारी आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा और जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। देन इज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने देखा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली क्या है, वो पैसा जो कि ईएसआई कॉर्पोरेशन में जमा किया जाता है, किसके थ्रू, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू, अपने एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर, और उसके अंदर वो सारा अमाउंट इंक्लूड होगा जो एम्प्लॉय खुद या उसके बिहाफ पर इस ईएसआई फंड में डिपॉजिट किया जाता है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी है, कोई ऐसी कंडीशन जिसके लिए जो पेशेंट है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल अटेंडेंस उसको चाहिए हो, और इस वजह से वो अपने काम से छुट्टी लेने के लिए मजबूर हो जाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उसको बोलते हैं हम सिकनेस। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। हम काफी इसको समझ भी चुके हैं अभी ऑलरेडी। तो बेसिकली ये जो एक्ट था ये इसलिए एप्लीकेबल किया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम को इंट्रोड्यूस करना। किन लोगों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। इस स्कीम ने ये विजन दिया कि एक कंपलसरी स्टेट इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे बीमारी में, मैटरनिटी के टाइम पर, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के टाइम पर, किसको, उन वर्कमेंस को, उन वर्कर को जो कि काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर या उस फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क के अंदर वो इन्वॉल्व है। हाँ, सीजनल फैक्ट्रीज को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया। अब ईएसआई कॉर्पोरेशन जिसके अंदर ये सारा फंड इकट्ठा होता है और वो सारे ईएसआई के काम को देखते हैं, तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो वील टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन। बजट बनाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अकाउंट्स मेंटेन करके रखना, फिर उन अकाउंट्स का ऑडिट, प्लस उसके ऑडिट की बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट,
और इन सब चीजों को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करना, ये सारी ड्यूटीज होती हैं ईएसआई कॉरपोरेशन की। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को इस ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर? तो बेसिकली यहां पर जो बेनिफिट्स हैं वो सिकनेस से रिलेटेड है, मैटरनिटी से रिलेटेड है, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, डिपेंडेंट्स के लिए बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं और लास्ट में फ्यूनरल बेनिफिट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिकनेस बेनिफिट। यहां पर क्या होता है, एक पीरियोडिकल पेमेंट दिया जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को फॉर द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस, जिस पीरियड तक वो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ सिकनेस है, और ये उसको तब मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब उसको एटलीस्ट 9 महीने उसने काम करा हो एक इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पहले इस सिकनेस से पहले। इस बेनिफिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए उस वर्कमैन ने, उस एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा हो कम से कम 78 डेज इस फंड के अंदर। मैक्सिमम जो छुट्टियां या जो सिकनेस बेनिफिट उसे मिल सकते हैं वो है 91 डेज, वो भी एक स्लॉट में नहीं, 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट्स पीरियड के अंदर। और उन 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट्स पीरियड के अंदर भी देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 डेज, जो कि वेव ऑफ किया जा सकता है अगर इंश्योर्ड पर्सन दोबारा से बीमार पड़ जाए और वो मेडिकली सर्टिफाइड हो और वो बीमार पड़े पहली वाली सिकनेस पीरियड के खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर। जो डेली रेट ऑफ सिकनेस बेनिफिट मिलेगा एक पर्सन को वो होगा 20% मोर देन एसबीआर, दैट इज स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट। और ये होता क्या है, एसबीआर कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन एक्चुअल एम्प्लॉयर बेनिफिट कॉस्ट, जिसके अंदर लीगल बेनिफिट्स, पेंशन प्लान, करंट सर्विस कंट्रीब्यूशन, बाकी हेल्थ केयर रिलेटेड बेनिफिट्स, उन सबको इंक्लूड कर एसबीआर कैलकुलेट करा जाता है। उस सैलरी का कुछ परसेंटेज रहता है वो। नेक्स्ट बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट। अब यहां पर कैश पेमेंट दिया जाएगा इंश्योर्ड वुमेन को इन केस ऑफ कंफाइनमेंट। कंफाइनमेंट क्या होता है, वो पीरियड जो जस्ट डिलीवरी होने से जस्ट पहले या ड्यूरिंग डिलीवरी का पीरियड, या मिसकैरेज के केस में, या कोई सिकनेस जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अराइज होती है, प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा, या मिडवाइफ होगी वो सर्टिफाई कर देगी, और इंश्योर्ड वुमेन को ही पैसे मिलेंगे। इस मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल करने के लिए जो इंश्योर्ड वुमेन है उसने एटलीस्ट 70 दिन 70 डेज कंट्रीब्यूट करा हो टुवर्ड्स दिस ईएसआई फंड फ्रॉम अ सैलरी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 consecutive contribution periods। ये जो बेनिफिट है ये कंटिन्यू रहेगा इवन इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड वुमेन। अगर उसकी इंश्योर्ड वुमेन की डेथ भी हो जाती है तो भी बेनिफिट खत्म नहीं होगा। और डेथ भी कब, कंफाइनमेंट के दौरान, या फिर कंफाइनमेंट खत्म होने के इमीडिएट अगले 6 वीक्स के अंदर अंदर, जिसमें कि मदर की डेथ हो जाती है, चाइल्ड बच जाता है, या फिर इन केस अगर द चाइल्ड आल्सो डाइज तो भी ये बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। जो डेली रेट ऑफ बेनिफिट है इस मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर वो स्टैंडर्ड सिकनेस बेनिफिट रेट का डबल होता है। मैटरनिटी बेनिफिट बेसिकली नॉर्मली जो पेबल है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 12 वीक्स इन केस ऑफ कंफाइनमेंट। ये मैक्सिमम पीरियड बता रहा हूं मैं, जितना अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम। 6 वीक्स इन केस ऑफ मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये ड्यूरेशन एक्सटेंड किए जा सकते हैं एडिशनल 1 महीने तक अगर जो सिकनेस है जो कंफाइनमेंट की वजह से हुई है और ड्यूली सर्टिफाइड है एक ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के थ्रू। फिर है हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट। अगर कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाती है, डिसेबलमेंट के बारे में प्रीवियस सेशन में हम पढ़ चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, दोबारा से यहां पर उसका लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी अगर किसी इंप्लॉय को हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, तो जो डिसेबलमेंट बेनिफिट है वो उस पर्सन को दिया जाएगा, उस इंश्योर्ड पर्सन को, पूरे एंटायर पीरियड ऑफ हिज डिसेबलमेंट। बट उसके लिए अगेन सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल ऑफिसर या प्रैक्टिशनर से उन सारे ड्यूरेशन ऑफ, उन सारे दिनों का जिन दिनों पर्सन जो है वो अपने वेजेस नहीं कमा पाया, उनके लिए काम नहीं कर पाया। ये जो बेनिफिट है इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और डेली रेट जो इसका पेबल होगा वो 15% ज्यादा होगा एसबीआर से, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट से। ये जो बेनिफिट है ये तब एप्लीकेबल नहीं है अगर जो डिसेबलमेंट या इनकैपेसिटी है वो 3 दिन से कम ड्यूरेशन की है डेट ऑफ एक्सीडेंट को हटाकर। तो मिनिमम 3 दिन की इनकैपेसिटी तो चाहिए ही चाहिए इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है डिपेंडेंट्स बेनिफिट। ये एक पीरियोडिकल पेंशन है जो कि पे करी जाती है जो
इंश्योर्ड पर्सन जिसकी डेथ हो गई उसके डिपेंडेंट्स को, अगर वो जो डेथ है वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से हुई है या ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से हुई है, जो डेली रेट होगा डिपेंडेंट्स को जो मिलेगा बेनिफिट का वो 15% मोर होगा, 15% ज्यादा होगा एसबीआर से, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट से। जो डिसीज पर्सन है उसकी जो विडो होगी उसको मंथली पेंशन मिलेगी लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जीवित रहेंगी, या फिर जब तक कि वो रीमैरिज नहीं करती। और फिक्स्ड रेट है इक्विवेलेंट टू 3/5 ऑफ द डिसेबलमेंट बेनिफिट रेट जो विडो को मिलेगा, और अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उसको 2/5 मिलेगा उस डिसेबलमेंट बेनिफिट रेट का, जब तक कि वो बच्चा 18 साल की एज अचीव नहीं कर लेता। मगर यहां पर भी एक क्लॉज है, अगर वो बच्चा उसको कोई इन्फर्मिटी है, इन्फर्मिटी मतलब कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो ये बेनिफिट कंटिन्यू होगा तब तक जब तक कि उसकी वो इन्फर्मिटी की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, चाहे एज 18 से ज्यादा हो जाए। यहां पर एक और चीज है इंपॉर्टेंट, ये इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल डिपेंडेंस बेनिफिट, जो टोटल बेनिफिट डिपेंडेंट को मिलने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब विडो को, उसकी विधवा जो वाइफ है उसके लिए उसको दिया जाएगा, और उसका जो लीगल या एडॉप्टेड चाइल्ड है उसको दिया जाएगा। मगर फुल रेट ऑफ डिसेबलमेंट बेनिफिट से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम दे सकते हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए उसके बच्चों के नंबर ज्यादा है, इस वजह से डिपेंडेंट ज्यादा है, तो ये डिसेबलमेंट बेनिफिट का अमाउंट भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो अमाउंट बढ़ेगा नहीं अगर वो एक्सीड हो गया उस सीलिंग लिमिट से। अब होगा क्या, सारे डिपेंडेंट्स का शेयर इक्वल प्रोपोर्शन में काट लिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये बेनिफिट मैरिड डॉटर के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं हमारे मेडिकल बेनिफिट्स। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी जो फैमिली मेंबर्स भी हैं उनको वो एंटाइटल्ड हैं, वो हकदार है इस मेडिकल केयर को रिसीव करने के लिए उस दिन से जिस दिन से उस इंश्योर्ड पर्सन ने, उस एम्प्लॉय ने इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करा है, और ये एंटाइटलमेंट जब तक उसका कंटिन्यू रहता है, जब तक वो इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, और इस दौरान वो क्वालिफाई है कि कर सकता है कि वो सिकनेस, मैटरनिटी और डिसेबलमेंट बेनिफिट्स को क्लेम कर पाए। 2 साल तक ये मेडिकल केयर एक्सटेंड करी जा सकती है और एक्स्ट्रा, अगर किसी पर्सन को कोई क्रोनिक या लॉन्ग टर्म डिजीज है और वो उससे सफर कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ कवरेज भी हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट के पीरियड के दौरान, कि वो इस बेनिफिट से उनको हटाया जा रहा है, हट रहे हैं किसी कारणवश, तो भी ट्रीटमेंट उनका बंद नहीं होगा जब तक कि वो सिकनेस खत्म नहीं हो जाती। जो भी इंश्योर्ड पर्सन्स हैं वो एंटाइटल्ड हैं फ्री, फुल और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ऑल इंक्लूसिव मेडिकल केयर के लिए इस स्कीम के अंदर। ये जो पैकेज है ये हेल्थ केयर के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज सच एज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक्सरे और बाकी लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड है, एम्बुलेंस सर्विस और कोई कन्वेंस का चार्जेस है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज और बाकी नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोग्राम सर्विसेज वो भी इंक्लूड रहेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेशन और कोई स्पेशल प्रोविजन जैसे कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की अगर जरूरत पड़ रही है वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। लास्ट है हमारा फ्यूनरल बेनिफिट्स। तो ये जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो एक लंप सम अमाउंट का पेमेंट होगा अप टू ₹3000, इसकी लिमिट सेट कर रखी है इस एक्ट के थ्रू, ताकि जो भी खर्चा हुआ है जो पर्सन की जिसकी डेथ हो गई उसके फ्यूनरल पर वो खर्चा बियर किया जा सके। ये अमाउंट या तो उस व्यक्ति के जिसकी डेथ हो गई है उसके फैमिली के सबसे बड़े, सबसे एल्डेस्ट सर्वाइविंग पर्सन को दिया जाएगा, और अगर वो ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो उस पर्सन को ये पेमेंट किया जाएगा जिसने एक्चुअल में फ्यूनरल के एक्सपेंसेस को बियर करा है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे कोई और। So with this we conclude the ESI Act 1948, the need for the same. Hope you had got the hang of it. Stay tuned for more. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.